तो थर्ड पार्ट का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पर सेकंड पार्ट का एंड हुआ था। अगर आप लोगों ने अभी तक सेकंड और फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। तो कंप्लीट स्टोरी को जानने के लिए आप लोग जाकर इसके पहले 2 पार्ट को भी जरूर वॉच करें। इससे ही हाइमी के पति को उसके सिक होने का बताता है। वो उससे बात करना चाहता था मगर सही मना कर देता है कि उसकी वॉइस सुनकर वो और सिक हो जाएगी। फिर मसाहिरो इसे हाइमी के साथ रिलेशन पूछ रहा था तो उसको बोलता है फिक्र न करे, इसका न्यू बॉयफ्रेंड नहीं है, बस वो इसके घर में रह रही है, फ्री लोडर है। वो हाइमी से अलग से बात करना चाहता था मगर ऐसे ही इससे बोलता है कि वो तो एक्स पति बन चुका है, इससे अब क्या बात करनी है। तो वो बोलता है एक्स नहीं अभी भी प्रेजेंट पति है, जिसे सुनकर ऐसे ही कुछ छोटू से झटका लगता है। मसाहिरो ने अभी तक हाइमी को डाइवोर्स नहीं किया है क्या। इसे ही फिर नोक किए बिना रूम में जाता है, बहुत स्ट्रेस मार लिया उसने, ऐसा बोलता है। वो इसको दहाई देती है कभी तो नोक कर लिया करे, ये भी तो हो सकता है कि वो ड्रेस चेंज कर रही हो। तो उसको बताने लगता है कि इसके पति ने कॉल की थी और इसे ने आंसर किया है। वो सुनकर बोलती है एक्स पति बोलो। तो उसको याद दिलाता है एक्स तो तब बनेगा ना जब तुम डाइवोर्स पेपर पर अपने साइन के छापे मारोगी। तुम जो पेपर साइन किए बिना आ गई। तो वो बेचारा अब वरीड है कि करे तो क्या करे। और इसको बोलता है उसने मसाहिरो को बोल दिया है तुम 3 दिन में जाकर पेपर साइन करोगी। वो इसको बोलती है इससे ऐसा करने का कोई राइट नहीं है। और वो इसको पूछता है क्यों फिर से मसाहिरो को रिकंसाइल करने का तो इरादा नहीं है कहीं। तो वो बोलती है कि इसको चीट करने की सजा देना चाहती है इग्नोर करके। तो सुनकर बोलता है कि इसका फायदा नहीं, वो तो ऑलरेडी डाइवोर्स फाइल कर चुका है, बस अब हाइमी ने साइन करने हैं। और बेचारी की लाइफ तो ऑलरेडी मेस बन चुकी है बिकॉज एक स्ट्रेंजर और स्कूल बॉय के घर में जो रह रही है वो भी उस चीटर से चाहती तो डाइवोर्स थी मगर मसाहिरो को देखना नहीं चाहती थी, तो पेपर पर साइन नहीं करने जाना चाहती थी। इसको इनकार करते सुनकर पेपर निकाल कर दिखाता है अब इसका न्यू मिशन 3 डेज के अंदर अंदर जाकर डाइवोर्स साइन करनी होगी। और ये खराफाती आइडिया उसके माइंड में तभी आ गया जब वो मसाहिरो से कॉल पर बात कर रहा था और उसे पता चला था कि इन दोनों के भी डाइवोर्स नहीं हुई। तो उसके माइंड में इस बात को भी फौरन से गेम बनाने का खराफाती आइडिया आ जाता है और उसे बोलता है कि खाली जाकर उसे साइन ही नहीं करने हैं बल्कि मसाहिरो से अपनी डाइवोर्स की कंपनसेशन 3 मिलियन जेन भी लेनी होगी। और हाइमी ये सब अपना काम करते हुए याद कर रही थी कि मतलब कोई इतना चाइल्डिश भी कैसा हो सकता है कि ये बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव मामला है मगर फिर भी देखो कि उस 17 ईयर्स स्कूलर के माइंड पर सिर्फ गेम ही चढ़ी रहती है। हाइमी उस रात के इंसिडेंट के 2 दिन बाद आज काम पर आई थी। माहिरो आकर इसकी हेल्थ का पूछती है, फिर इसको 2 डेज पहले वाली नाइट का भी पूछने लगती है कि इसे क्या हुआ था। हाइमी बोलती है इसे तो कुछ याद ही नहीं है। तो माहिरो बताने लगती है वाइस प्रेसिडेंट सिगु ने इसे ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा रखा था उस रात को। वो वाइस प्रेसिडेंट का सुनकर शॉक होती है तो माहिरो इसे चुप रहने का बोलती है कि दीवारों के भी कान होते हैं तो आराम से बात करे, ये बात सिर्फ इन दोनों के बीच में ही रहेगी। फिर पूछती है हाइमी और वाइस प्रेसिडेंट के बीच ऑलरेडी कुछ पक रहा है क्या। वो बोलती है उसने तो अभी तक वाइस प्रेसिडेंट को देखा ही नहीं, तो कुछ पकना कहाँ से आ गया। माहिरो सुनकर बोलती है मगर जैसे वाइस प्रेसिडेंट इसे देख रहा था उससे तो लग रहा था दोनों की बहुत डीप केमिस्ट्री है। फिर माहिरो उसे बताने लगती है यहाँ की बाकी गर्ल्स की तरह से वो वाइस प्रेसिडेंट में इंटरेस्टेड नहीं है मगर हाइमी अपनी फ्रेंड के लिए अब इन पर नजर रखा करेगी। इससे ही कॉल करके उसके काम के फिनिश होने का बताने का बोल रहा था बिकॉज उसके खराफाती दिमाग में कोई और आइडिया चल रहा था। फिर उसके काम के फिनिश होते ही दोनों स्पाई वाला हुलिया बनाकर कार में थे बिकॉज ऐसा ही चाहता था कि वो लोग मसाहिरो को चीट करते हुए रंगे हाथों पकड़ कर उसे प्रूफ दे सके। फिर वो खुद ही कार से बाहर निकल कर मसाहिरो के पास जाता है। कॉल पर हाइमी इसको मसाहिरो को पॉइंट आउट करती रहती है जिसे रिकॉग्नाइज करने के बाद से तो वह इसे फॉलो करने लगता है। इधर खुद हाइमी कार में छुपी सब कुछ देख रही थी। फिर मसाहिरो को पीछे करते करते वो इसको बताता है कि वो एक रेस्टोरेंट में जा रहा है जिसे सुनकर तो हाइमी से फौरन से रेस्टोरेंट का नाम भी बता देती है और साथ में इसको बताती रहती है इस जगह तो वो डेली जाता है बिकॉज हाइमी यहाँ पर काम करती थी। फिर उसे ये भी बता देती है वो क्या खाएगा और कौन सी सीट पर बैठा है। इससे ही सब सुनकर मुंह बनाकर बोलता है इनकी केमिस्ट्री तो कमाल है। हाइमी बहुत ही विश्वास से इसको बोलती है कि मसाहिरो यहाँ पर उसे चीट करने के लिए किसी और गर्ल से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वो जरूर यहाँ पर हाइमी को याद करने के लिए आया होगा। मगर तभी हाइमी पहले बाहर से आती ही एक गर्ल को अंदर जाते देखती है और फिर इसे ही भी इस गर्ल को अपने पास से गुजर कर मसाहिरो की टेबल की तरफ जाते देखकर फौरन से उसकी वीडियो बनाने लगता है। उसे लगता है कि जरूर इस गर्ल के साथ मसाहिरो चीट कर रहा है मगर वो गर्ल तो मसाहिरो को जानती भी नहीं थी। वो वहाँ पर कुछ भूल गई थी टेबल पे और वहाँ पर अपना पैकेट लेकर चली जाती है। फिर वो लोग मसाहिरो को
इसके घर के अंदर जाने तक चेस करते रहते हैं मगर वो किसी भी गर्ल से नहीं मिलता है। तो इनका आज का डे इसे फॉलो करने में वेस्ट चला गया था। गैरी वापस जाकर ग्रैनी को इनके डिटेक्टिव बनने वाली बात सुनकर मजा ही आ जाता है। बोलती है इनको भी साथ लेकर जाते ना। इसे ही बोलता है कल फिर चलेंगे ना। वही हाइमे मना कर देती है कि वो नहीं, सिर्फ हाइमे खुद उसे स्पाई करने जाएगी। ये इसके और मसाहिरो का मामला है, इसे भी जाना चाहता था मगर हाइमे इसे कल साथ लेकर जाना नहीं चाहती थी। ग्रैनी उसे जिद करते देखकर चुप करवा देती है कि हाइमे और उसके पति का मामला है, उसे हाइमे को फोर्स नहीं करना चाहिए। फिर हाइमे ग्रैनी को अपनी स्टोरी सुनाने लगती है। वो इनके पास के घर में ही अपने मॉम डैड के साथ हैप्पी रहा करती थी, पर जब मिडिल क्लास में थी इसकी मॉम की डेथ के बाद इसके डैड ड्रंक रहने लग गए थे। सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर आ गई थी। आज जिस रेस्टोरेंट पर मसाहिरो बैठा था इसी पर काम करने गई थी और वहीं पर मसाहिरो से फर्स्ट टाइम मिली थी, जिस पर वो इसे देखते ही तो इसे चेस करने लगा था। बहुत लंबे समय तक उसने इसे आंसर नहीं किया था मगर फिर अचानक अपने डैड की डेथ के बाद जब बिल्कुल अकेली हो गई थी तब मसाहिरो इसके पास जाता था, इसे अपनी फैमिली बनाना चाहता था। वो बहुत सैड हुआ करती थी, उसे लगा कि वो एक अच्छा पर्सन है, इसके साथ हैप्पी रहेगी, अपनी फैमिली बनाएगी। मगर इस पर विश्वास करना इसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी शायद। फिर सभी इसकी स्टोरी से इमोशनल हो गए थे मगर ऐसा ही कुछ ज्यादा ही दिल पर ले जाता है कि वो इतनी सिंसियर थी। इस चश्माटो के साथ इसके धोखे पर चुप न रहती बल्कि इसका मुकाबला करे और जाकर पूछे उसने सब बोलकर इसको चीट क्यों किया। आए फिर बुरे बुरे मुंह बनाते हुए इनके पास से हट के दूर चला जाता है बिकॉज उसे इसी समय अपने मॉम के इनको छोड़कर जाने वाली बात याद आने लगी थी। सीगो कीकरू के साथ डिनर के लिए बुला रहा था मगर वो बिजी होने का बोलती है और साथ में इसको ताना मारती है इसकी जगह किसी और को अब हाय कर ले, बल्कि इसे ही कर ले जिसे सब इसकी ब्राइड कहकर बुला रहे हैं। और फिर बोलने लगती है हाइमे से मिली थी, काफी सुंदर है। वो तो तंज कर रही थी मगर सीगो इसके मुंह से हाइमे के सुंदर होने वाली बात सुनकर बोलता है अच्छा तो ऐसा है क्या। हाइमे अगले रोज डिटेक्टिव बनकर मसाहिरो को चेस करने जाती है। इसे ही उसके साथ न जाने पर घर पर रिग्रेट करता रहता है, इसे भी इसके साथ जाना चाहिए था और सोचता रहता है कि पता नहीं क्या कर रही होगी और काम भी अच्छे से कर रही होगी या नहीं। और ग्रैनी इसे बोर होते देखकर जानबूझकर छेड़कर बोलती है वो देखो वापस आ गई है। वो फौरन से भागा भागा डोर पर देखने जाता है और सामने तो सीगो था। इसको देखकर उसे मुंह बन जाता है और वो बताता रहता है वो ग्रैनी के साथ डिनर करने और न्यू हायर से मिलने आया है, जिस पर सही उसके मुंह से हाइमे का नाम सुनकर उसको बोलता है वो तो घर पर नहीं है और फौरन से अपने रूम में भाग जाता है बिकॉज वो सीगो का सामना नहीं करना चाहता था। इधर हाइमे फिर मसाहिरो के पीछे उसके घर तक जाती है। उसको लगता है कि शायद कल की तरह आज फिर से वो सीधा अपने घर के अंदर जाएगा, जहाँ देखती है मसाहिरो की गर्लफ्रेंड उसे नीचे ग्राउंड पर ही बता रही थी कि वो घर पर वेट कर रही है। फिर वो अंदर जाता है, इसकी गर्लफ्रेंड डोर पर इसको वेलकम कर रही थी। हाइमे को सही की बात याद आने लगती है जिसने इसे बोला था अगर वो इनको चीट करते देखे तो इससे इनकी वीडियोस बनाकर इसे को प्रूफ के तौर पर दिखाना होंगी, तभी वो इसके 2.7 मिलियन येन के डेट को खत्म करेगा। तो वो सही को दिखाने के लिए इनकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है। तो वो मसाहिरो को अपनी आंखों के सामने चीट करते देखकर भारी मन के साथ इसकी वीडियो बना रही थी। सीगो को देखते ही इसे के अपने रूम में चले जाने की वजह से सीगो ग्रैनी से डिस्कस करता रहता है जरूर इसे ही उसके आने से हैप्पी नहीं है, तभी तो अपने रूम में चला गया है। इधर इसे ही अभी तक हाइमे के घर न लौटने को लेकर काफी वरीड था तो बाहर हवा खाने जाने के बोल कर चला जाता है। ग्रैनी को पता चल गया था वो हाइमे के पीछे जा रहा है। सीगो इनकी बातें सुनता रहता है। इसे ही भागा भागा मसाहिरो के घर के बाहर उसे देखने जाता है मगर वो वहाँ नहीं थी। तो फिर फौरन से उस पार्क में चला जाता है जहाँ हाइमे से फर्स्ट टाइम मिली थी। आई फिर वो वहीं पर थी। इसको मसाहिरो के चीट वाली वीडियो दिखाती रहती है जो कि वो इसे के बोलने पर ही बनाकर लाई थी। आई फिर उसे मसाहिरो के बारे में सब बताते हुए नॉर्मल रहने की एक्टिंग करने लगती है मगर वो समझ रहा था वो अंदर से काफी हर्ट है अपने पति को चीट करते देखकर। आई फिर इसको पूछता है वो प्रूफ लेकर आ गई है तो अब बोले इसके बदले में क्या चाहती है। तो इसको बोलती है कि वो मसाहिरो से जो 3 मिलियन येन लेकर आएगी इसमें से 2.7 मिलियन डेट चुका कर तो 300,000 येन वो इसे देगा। जिसे सुनकर तो वो यस बोलता है और वो भी सुनकर हैप्पी हो जाती है और फिर 300,000 येन को स्पेंड करने का प्लान करने लगती है। ग्रैनी जानती थी सीगो हाइमे को देखने के लिए वहाँ पर आया है, इसको रात के लिए वहाँ पर रोकना चाहती थी मगर वो इनकार कर देता है और बोलता है सही को इसका यहाँ पर रोकना अच्छा नहीं लगता है। हाइमे अगले रोज मसाहिरो के पास डाइवोर्स पेपर साइन करने उसके घर जाती है। वो अंदर से पेपर लेकर आता है और इसे साथ 1 मिलियन येन
जैन की कंपनसेशन देता है, मगर वो इसको डायरेक्ट बोलती है 1 मिलियन इनफ नहीं है, बल्कि ऐसे तो 3 मिलियन जैन चाहिए। अगर वो इसे ये सब देगा तब वो डाइवोर्स पेपर पर साइन करेगी, वरना इसे अपने पीछे भगा भगा कर मारेगी। उस चश्माटो के पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं थे, वो इसे इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए मान जाता है। मैं तो देखना चाहती थी क्या इतने पैसे सुनकर भी वो इसे डाइवोर्स करेगा या नहीं, मगर उसे पता लग जाता है इसे हर कीमत पर अलग होना चाहता है। उसके मन में इसके लिए कुछ फीलिंग्स नहीं है। मीन अब दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। दोनों फिर पेपर पर साइन कर देते हैं। वो जो पैसे वहीं पर रख कर जा रही थी, जिसे देखकर तो वो 1 मिलियन उसे साथ लेकर जाने का बोलता है कि बाकी 2 मिलियन वो इंस्टॉलमेंट में जल्द उसे पे कर देगा। रोते हुए बाहर निकल कर पछता रही थी चुपके से क्यों चली आई, इसे कुछ बोला क्यों नहीं, या फिर कम से कम यही बता देती कि उसका धोखा देने से उसे कितना ज्यादा दर्द हुआ है। फिर वो नोट नहीं करती है, इसे ही उसके पीछे खड़ा था और इसे रोता हुआ देख रहा था। फिर वो जो 1 मिलियन जैन की रकम लेकर आई थी वो इसे ही को दे देती है। वो देखे बिना ही पैकेट से इसको बोलता है ये तो 1 मिलियन है, तो इसे बताती है बाकी रकम वो बाद में इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, और इसको बोलता है कि वो 3 मिलियन जैन से ही सेटिस्फाइड होगा। आई फिर वहाँ के रोने का बदला भी लेना चाहता था, तो फौरन से ऊपर स्टेज की तरफ जाने लगता है। इसको ऊपर जाते ही बोलता है इसे 1 मिलियन नहीं 3 मिलियन पूरे चाहिए, और वो भी अभी क्या भी। वो इसे रोकने लगती है मगर वो रुकता ही नहीं है, और इसके डोर ओपन करते ही अंदर घुस चला जाता है, और इसको बोलता है अबे चश्माटू मेरे को अभी क्या भी 3 मिलियन जैन चाहिए। वो भी इसकी बातों के स्टाइल से पहचान जाता है ये तो वही बॉय है जिससे कॉल पर बात कर चुका है। तो फिर इसे ही मसाहिरो को हामी की फुल स्टोरी बताने लगता है कि कैसे होमलेस थी, इसको घर लेकर गया, इसको ठूंसने के लिए फ्री का खाना दिया, मगर इस फ्री लोडर ने उल्टा ही इसका 3 मिलियन जैन का नुकसान कर दिया। तो अब हामी का नुकसान इस चश्माटू को इसे चीट करने की सजा के तौर पर इसे पे करने होंगे, और वो भी अभी क्या भी पे करेगा। मसाहिरो के पास इतनी रकम तो थी नहीं, किसी और से डेट लेने के लिए जाने लगता है, मगर हामी देख कर इसे रोक लेती है। इसे किसी से डेट लेने की नीड नहीं है, मगर इसे ही तो जिद कर रहा था। इवन के मसाहिरो को इसकी न्यू गर्लफ्रेंड को भी वहाँ पर बुलाने का बोलता है कि वो आधे पैसे इससे बदले में लेगा। आखिर इसे भी तो किसी के पति को छीनने की सजा मिलनी चाहिए, जिसे देखकर तो मसाहिरो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को डिफेंड करने लगता है कि इससे वो लोग बीच में मत लाएं। हामी को देखकर अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं होता, इसने कभी इसे तो ऐसे डिफेंड नहीं किया था। फिर से पूछने लगती है आखिर उसने इसे चीट क्यों किया था, तो बहाने बनाने लगता है हामी इसके पसंद के खाने कुक नहीं करती थी, और वो जितना हामी को लव करता था वो इसे इतना लव नहीं करती थी, वगैरह वगैरह। जिसको सुनकर सही से बोलता है अबे चश्माटू तू पागल किसे बना रहा है, इतने भोले बनने की नीड नहीं है। हामी के पास तेरे चीट करने वाली पूरी फिल्म है, जिसमें तो अपनी होने वाली के साथ बहुत हैप्पी दिख रहा था। वो पकड़े जाने का सुनकर फिर चुप कर जाता है। हामी इसे सीधे सीधे बताने का बोलती है न्यू गर्लफ्रेंड को कब कहाँ मिला था, तो बता देता है 3 मंथ से हामी को चीट कर रहा है, और अपनी न्यू गर्लफ्रेंड की तारीफें करने लगता है। हामी के सामने जिनको सुनकर इसे सेट खड़े देखकर इसे ही खींचकर इसके मुंह पर मुक्का मारता है। एक तो उसने डाइवोर्स देकर हामी को तकलीफ दी, ऊपर से न्यू गर्लफ्रेंड की तारीफ उसके सामने किए जा रहा है और दिल दुखा रहा है। इन दोनों को फाइट करते देखकर हामी इसके दिए गए 1 मिलियन वहीं रख कर इसके साथ किए गए 3 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी फाड़ देती है, और बोलती है कि इसे इस चीटर के पैसे भी नहीं चाहिए। वो इसकी दी गई कोई भी चीज अपने पास रख कर खुद को तकलीफ नहीं देना चाहती है, और वहाँ से उसको जाते देखकर इसे भी इसके पीछे फिर वहाँ से चला जाता है। रास्ते पर जाकर वो इसको सॉरी कहती है, इसका मिशन कंप्लीट नहीं किया और पैसे भी छोड़कर आ गई, जिस पर इसको बोलता है इसे पैसे नहीं छोड़ने चाहिए थे, ले लेने चाहिए थे, पैसे जिससे भी मिल रहे हूँ इनको पकड़ लो, वरना वो भी आपको फिर ऐसे ही अपने पीछे भगाते रहते हैं। जिस पे इसको प्रॉमिस करती है इसके बाकी 2.7 मिलियन का डेट वो खुद से पे करने की कोशिश करेगी। फिर उसके साथ चलते चलते जो आंसू उसने रोक रखे थे तो सब याद करके रोने लगती है, और ऐसे सॉरी करने लगती है कि मजीद खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती है। बस रोते देख गए तो पास जाकर इसको फेस टर्न करता है ताकि बाकी लोग इसे रोता ना देख सके। और फेस के लिए पास के एक स्टोर से टिश्यू का बॉक्स लेकर आता है और उसको बोलता है इसके भी 190 येन इसे अपडेट में डाल देगा। और फिर वो भी खूब दिल भर कर रोती रहती है। इधर मसाहिरो हैप्पी होकर अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को अपने फ्री होने की न्यूज सुनाता है कि उसने जैसा बोला
था उसने वैसा ही कर दिया है। अपनी पत्नी से वो डाइवोर्स ले चुका है। मगर इसको असल मजा तो इस गर्ल की बात सुनकर आता है जो कि इसे चूना लगा रही थी। इसको बोलती है इसका भी मिशन कंप्लीट हो गया है और फिर मसाहिरो का नंबर ब्लॉक कर देती है कि चल बे चश्माटू तू अपनी राह और ये मैं अपनी राह पर। और ये गर्ल कोई और नहीं बल्कि कीकनो थी। और फिर हाइमे और सीगू के ट्री के पास खड़े होकर पिक्चर्स लेकर बोलती है कि 10 ईयर पहले के रोमांटिक स्टोरी के प्रिंस और प्रिंसेस कैसे लग रहे हैं। मतलब वो हाइमे और सीगू की लव स्टोरी को बहुत अच्छे से जानती थी और वो ये सब कुछ हाइमे और सीगू के लिए कर रही होती है। इधर फिर हाइमे रायकन के कोर्ट यार्ड को क्लीन कर रही होती है। जब ही सीगू वहाँ पर आ जाता है हाइमे से देखे जा रही थी और इसका प्रिंस चार्मिंग उसके पास जाकर पूछता है। लगता है कि वो उसे पहचान गई है और वो आगे से चुप थी बिकॉज उसे देखकर वो काफी वंडर खड़ी थी। और फिर इसी के साथ थर्ड पार्ट का यहीं पे एंड होता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलते हैं फोर्थ पार्ट के साथ। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ड्रामास के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।